चार बहनें। पवन मिश्रा का स्वर्गवास हो चुका था। उनके पीछे घर में उनकी पत्नी सविता और चार बेटियां थीं। पति के न होने के कारण सविता हमेशा अपनी चारों बेटियों की शादी के लिए चिंतित रहती थी। एक दिन, अरे सविता, कहाँ हो? घर में ही हूँ काकी, आओ आओ। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? और सब तो भला चंगा है। तू अपनी सुना। चार लड़कियों को इतना ऊंचा ऊंचा पढ़ाई करा रही हो, कहाँ से लाओगी इनके लिए कलेक्टर ढूंढ कर? हैं? अरे तुझे समझाया था 12वीं पास करा के शादी कर दे बारी बारी से। लड़की कम पढ़ी हो ना तो गरीब घर में गुजारा कर लेती है। ज्यादा पढ़ लिख कर आजकल की लड़कियों के दिमाग खराब हो गए। आदमी की बात तो बर्दाश्त होती नहीं, मार क्या बर्दाश्त होगी। बस इसीलिए ना हर दूसरे घर में तलाक की ना बताई हुई है। काकी, आपका और हमारा जमाना और था। जो हमने भुगता अपनी बेटियों को भी उसी में तो नहीं झोंक सकते। काकी को सविता की बातें अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए सामने रखी चाय को पिए बिना ही अपने घर चली गई। सविता ने काकी का मुंह तो बंद कर दिया था, लेकिन काकी की बात सुनकर सविता की सबसे बड़ी बेटी खुशी की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, मैं जानती हूँ काकी बार बार ऐसी बातें तुम्हें क्यों सुनाती हैं। मैं तलाकशुदा हूँ ना, इसलिए। अगर मेरा तलाक हुआ है तो क्या इसमें मेरा और मेरी शिक्षा का दोष है? सविता अपनी बेटी खुशी को समझाती है और उसे बाहर के लोगों की बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद जिया के लिए समीर नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। शुरुआती बातचीत में समीर एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का समझ में आ रहा था। बस एक अड़चन थी कि वो लोग दूर शहर के रहने वाले थे। सविता अपनी बेटी को खुद से इतना दूर भेजना चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छे रिश्ते के मोह में वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद, बेटा जिया, 3 महीने हो गए तेरी शादी को, अभी तक तू पग फेरे के लिए नहीं आई। क्या बात है बेटा? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और आप भी ना, आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। मुझे लगा कि होली पर तो आना ही है, फिर बार बार क्या आना जाना करना। फिर दूर का मामला है, 8 घंटे का सफ़र है, रोज़ रोज़ कहाँ आना हो पाता है। बस तू अपने ससुराल में खुश रह, माँ को और क्या चाहिए। अच्छा, खिचड़ी आ रही है, मैं सोच रही थी तेरे यहाँ शगुन भिजवा दूँ। हाँ माँ, मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। आप ऐसा करना, खिचड़ी पर मम्मी जी को ना थोड़ी भारी वाली सी साड़ी भिजवा देना। उन्हें हैवी साड़ी पहनने का शौक़ है। और समीर के लिए एक पार्टी वेयर सूट भी भिजवा देना। इसके अलावा मेरे ससुराल में पहली खिचड़ी पर 10 किलो दाल, 50 किलो चावल और कम से कम 5 किलो मिठाई ज़रूर भिजवा देना। इसके अलावा आप देख लेना जो आपको देना हो। मम्मी, ये जिया को क्या हो गया है? इसे पता नहीं है कि यहाँ पहले से ही कितनी दिक्कत है, ऊपर से वो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, उसकी सास ने ज़रूर उसे अपने यहाँ के रीति रिवाज बताए होंगे, तभी उसने इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है। पहली खिचड़ी है तो भिजवा देते हैं, हमेशा थोड़ी ना इतना सामान देना होगा। पहली खिचड़ी पर जिया के यहाँ से अच्छा खासा सामान आया था। खिचड़ी के 1 महीने बाद जिया होली के लिए अपने मायके आती है। मम्मी, समीर जी मुझे छोड़कर कल चले जाएंगी। जाते समय उन्हें लिफाफे में कम से कम 2100 रुपये ज़रूर दे देना। और उनके लिए कपड़े तो मंगवाए हैं ना आपने? नहीं बेटा, अभी तो कोई कपड़े नहीं मंगवाया। मैंने सोचा था जब तुझे विदा करूंगी उस समय पूरे परिवार के कपड़े दे दूंगी। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे कैसे चलेगा। आप अभी जाकर बाजार से उनके लिए कुछ लेकर आइए। बेटी की बात सुनकर सविता बाजार जाकर दामाद के लिए एक जोड़ी कपड़े ले आती है और 2100 रुपये का लिफाफा दामाद के हाथ में देकर उसे विदा कर देती है। जिया जब से मायके आई थी, बात बात में सिर्फ अपने ससुराल की तारीफ ही कर रही थी। समीर जी ऐसे हैं, समीर जी वैसे हैं, मेरी सास तो मेरा इतना लाड़ करती है, मेरी हर बात मानती है, मुझे 10 तोले का हार दिलाया। जिया की बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुशी दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता जिया दीदी अपने ससुराल पर कुछ ज़्यादा ही इतरा रही है? जब से उनकी शादी हुई है ऐसा लगता है कि वो हम लोगों को भूल ही गई हैं। हर समय बस अपनी सास और पति की बातें करती रहती है। माना कि उनकी शादी बड़े घर में हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर बात में हमारा कंपैरिजन अपने ससुराल वालों से करती रहे। और देखो तो कैसे मम्मी को बात बात पर लेने देने के लिए टोकती रहती है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की शादी के बाद इतना कैसे बदल सकती है कि बस अपने ससुराल के गुण गाने में लगी हुई है। माँ और बहनों की उसे कोई चिंता ही नहीं है। होली के बाद जिया वापस अपने ससुराल चली गई थी।
इन 15 दिनों में उसने सिर्फ अपने ससुराल की जी भर के तारीफें की थी और माँ को अच्छी तरह समझा दिया था कि उसकी ससुराल वालों के आने पर उन्हें क्या लेना देना है और कैसे उनका आदर सम्मान करना है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब जब भी जिया को मायके आना होता था या फिर कोई त्योहार आने वाला होता, जिया पहले ही फोन करके अपनी डिमांड की एक लंबी लिस्ट माँ को पकड़ा देती। जिया की डिमांड पूरी करते करते साल बीतने को आया था। कभी साड़ी, कभी कपड़े, कभी शगुन, तो कभी सोने की अंगूठी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसकी डिमांड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक साल बाद, खुशी बेटा, जिया का फोन आया था। उसने कहा है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी पर हम लोग को अच्छा सा गिफ्ट भिजवा दें। बहुत हो गया माँ, थक गई हूँ मैं जिया 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 सुनकर। जिया के अलावा 2 छोटी बहनें और भी है इस घर में। अब हम उनके बारे में भी सोचेंगे या सिर्फ जिया की डिमांड पूरी करते रहेंगे? उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस घर में पापा की पेंशन और मेरी थोड़ी सी कमाई के अलावा और ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना गड़ा है जो वो हर रोज वहां से फोन करके डिमांड कर देती है? इतनी डिमांड तो उसने पिछले 24 सालों में नहीं की थी जितनी उसने पिछले 1 साल में करती है। हमारी भी मती मारी गई थी जो इतने बड़े घर में उसकी शादी कर दी। उसकी आंखें जैसे वहां की चमक में चौंधिया गई है। उसे कुछ भी नजर आना बंद हो गया है। सविता खुशी की नाराजगी की वजह समझती थी और कहीं ना कहीं खुशी की बातें सच भी थी। सविता ने सोचा था कि जिया की शादी के बाद वो धीरे धीरे पैसों का इंतजाम करके छोटी त्रिशा और रितिका की भी शादी कर देगी। लेकिन जिया की शादी के बाद तो जैसे पैसे बचाना नामुमकिन सा हो गया था। लगभग हर दूसरे महीने जिया को कुछ ना कुछ भिजवाना ही पड़ रहा था। मम्मा, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया है और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मेरी जॉब गांधीनगर में ही लगी है। कोई भी दीदी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैं जिया दीदी को जाकर सरप्राइज देने वाली हूँ और फिर उनके पास ही शिफ्ट हो जाऊंगी। रितिका ट्रेन से गांधीनगर जाती है और जिया के घर के सामने पहुंच जाती है। ये दीदी के घर से कैसी आवाजें आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई चिल्ला रहा है अंदर से? रितिका घबराहट में घर की बेल बजाती है। 2-3 बार घंटी बजाने के बाद जिया आकर घर का दरवाजा खोलती है। उसके बाल बिखरे हुए थे। आंखों के आसपास फैला काजल देखकर समझ में आ रहा था कि अभी जो रोने की आवाज आ रही थी वो जिया की ही थी। उसकी हालत बहुत खराब दिखाई दे रही थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पर कोई गहना भी नहीं था। दीदी, ये कैसी हालत बना रखी है आपने? सब ठीक तो है ना? रितिका, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? बता कर आना चाहिए था ना। दीदी, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है रितिका, खुशी क्यों नहीं होगी? चल अंदर आ। रितिका जिया के साथ अंदर जाती है। अंदर कमरे का हाल देखकर उसको पक्का यकीन हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले जरूर दीदी के साथ यहाँ कुछ तो गलत हो रहा था। कमरे के अंदर कांच के ग्लास के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। दीदी के हाथ की टूटी हुई चूड़ियां जमीन पर पड़ी हुई थी और दीदी के हाथ पर चूड़ी चुभने के कारण जख्म दिखाई दे रहे थे। दीदी, अभी मैंने अंदर से किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनी थी। सच सच बताओ दीदी, क्या हो रहा था यहाँ? तू ना ज्यादा जासूसी मत कर, कुछ नहीं हो रहा था। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। दीदी सच बताओ ना, यहाँ पर क्या चल रहा था? आप तो अपने ससुराल की बहुत तारीफ करती थी कि जीजू आपको महारानियों जैसा रखते हैं। महारानी ऐसी फटी पुरानी साड़ी पहनती है, ना तो चेहरे पर कोई खुशी है, न नाक कान में बाली है। आप तो ऐसी कभी नहीं थी दीदी। रितिका के अपनी कसम देकर पूछने पर जिया टूट जाती है और रोने लगती है। तूने सही पहचाना मेरी बहन। अभी कुछ देर पहले जो तूने सुना वही सच था। मेरी सास और मेरे पति ने मेरे साथ बहुत मारपीट की। ये तो उनका रोज का काम है। मुझे अब आदत हो गई इन सब की। बहन की बात सुनकर रितिका के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। रितिका उसी समय अपनी बहन को लेकर वापस अपने घर आती है। घर पहुंचकर वो माँ और बड़ी बहन खुशी को सारी बात बताती है। जिया, तूने इतना झूठ क्यों बोला? हमें सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? तू जो हम सबसे मंगवाती थी वो तेरे ससुराल वालों की डिमांड होती थी। हाँ दीदी, अगर आप लोग उनके मन मुताबिक सामान नहीं भिजवाते थे तो वो लोग मेरे साथ मारपीट करते थे और छोड़ देने की धमकी देते थे। लेकिन मेरी बहन क्यों ऐसा नर्क बर्दाश्त किया? क्यों नहीं सबको छोड़कर आ गई? दीदी, आपने सुना ना काकी और बाकी रिश्तेदार क्या बोलते थे? अगर मैं भी अपना ससुराल छोड़कर आ जाती तो हमारे खानदान पर तलाकशुदा बेटियां होने का कलंक लग जाता। समाज तो यही कहता ना कि इनके घर में ही खराबी है। दोनों लड़कियां तलाक लेकर आ गई
और मेरी दोनों छोटी बहनों की कभी शादी ना हो पाती। बस अपनी छोटी बहनों के भविष्य के लिए मैंने उस नर्क को अपना भाग्य समझ लिया। हम दोनों के लिए आपने इतना सब कुछ सहा दीदी, हमें माफ़ कर दो। हम हमेशा आपको खुदगर्ज समझते रहे। हमें लगा आप ससुराल जाकर अपनी बहनों को भूल गई, लेकिन आपने तो हमारे लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया। चारों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। उस दिन चारों बहनों ने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी और किसी की भी गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी।